मैं कृष्ण पांचाल मैथ्स बाय केपी सर में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्लास 12 चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.3 करेंगे, बेज थ्योरम। बेज थ्योरम के क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको बेज थ्योरम के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी कि हम बेज थ्योरम कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी जैसे मैंने यहाँ पे 3 बैग ले लिए। ये बैग फर्स्ट है, ये बैग सेकंड है और ये बैग थर्ड है। ठीक है बच्चों, इसमें मान लिया मेरे पास में 2 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। इसमें 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। इसमें मेरे पास 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल है। ओके बच्चों, तो मैं कहता हूं आपसे कि आप एक बैग सेलेक्ट करो, इनमें से कोई भी एक बैग सेलेक्ट करो। देखो मेरे पास बैग कितने बैग है? 3 में से अगर मैं किसी भी एक बैग को सिलेक्ट करता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 बनेगी। आप किसी भी बैग को सिलेक्ट कर लो, तो बैग को सिलेक्ट करने को हम बैग के नंबर दे देते हैं E1, E2 और E3। ठीक है बच्चों, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल देंगे, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालो, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालो, 1/3 बनेगी। क्योंकि सामने हमारे 3 बैग हैं, तीनों में से एक को सिलेक्ट करेंगे तो टोटल केसेस तो 3 हो गए और फेवरेबल केसेस 1 हो गए। तो हर एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी हमारी? 1/3। फिर मैं कहता हूं कि आप उनमें से एक रेड बॉल निकालो। भाई रेड बॉल तो फर्स्ट बैग में भी है, रेड बॉल सेकंड बैग में भी है, रेड बॉल फोर्थ में भी है। इनमें जो भी उसने कॉमन इवेंट पूछा है, रेड बॉल निकालना पूछा ना, तो जो भी हमारे कॉमन इवेंट होंगे निकालने को, आप उसको ए से इवेंट कर लो, ए से रिप्रेजेंट कर लो। तो इसके आधार पे मैं रेड बॉल निकालता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कौन से बैग से निकाल रहा हूं मैं अभी? ठीक है, फर्स्ट बैग से निकालूंगा। तो फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितनी है? 2। टोटल बॉल कितनी है? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट क्या बनेगी हमारी? 2/6 बनेगी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बैग सेकंड से, मतलब E2 से, रेड 3 है और टोटल 7 है। ओके बच्चों, इसी तरह PA/E3, रेड बॉल निकालनी E3 से, तो ये 4/7 बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर ये कहता है कि लास्ट में आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल। ठीक है, सेलेक्टेड किया हमने फर्स्ट बैग दे सकता है, सेकंड बैग दे सकता है या थर्ड बैग दे सकता है। अभी देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, कंडीशनल थ्योरम पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी के साथ यहाँ पे ए लिखा, रेड बॉल को हमने ए माना। और किस बैग से निकालेंगे? फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से। ठीक है बच्चों, तो पहले तो हमने बैग सेलेक्ट किया होगा ना यहाँ पे, तभी तो बॉल निकाली हमने। तो बेज थ्योरम के बेस पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेज थ्योरम के बेस पे नीचे जब भी हम केस निकाल दें तो अपोन में पूरी टोटल प्रोबेबिलिटी आती है। अब देखो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बनी, इसमें हमने A/E1 भी लिया और E1 भी लिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी बनेगी PE1। पहले बैग सेलेक्ट किया, फिर रेड बॉल निकाली, A/E1। इसी तरीके से PE2 इंटू PA/E2, और किस बैग में से निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर जाएगी। अगर मैं बैग फर्स्ट से निकालता हूं तो PE1 इंटू PA/E1। इसी तरह बैग सेकंड से निकालूंगा तो P यहां पे E2 आ जाएगा, अगर थर्ड से निकालूंगा तो E3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। आप इसी के बेस पे ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे। ठीक है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को समझना थोड़ा। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक थैला है, उसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है। ओके बच्चों, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल इसमें से रैंडमली निकाली जाती है। इट्स कलर इज नोटेड, उसका कलर नोट किया जाता है।
एंड इज रिटर्न टू द अर्न, और थैले में वापिस रख देते हैं। तो पहले यहां तक का क्वेश्चन समझो। 5 रेड, देखो जब हम थैले में से कोई बॉल निकालेंगे रैंडमली, तो वो रेड भी निकल सकती है और ब्लैक भी निकल सकती है। ठीक है बच्चों, अगर मान लिया वो रेड बॉल निकलती है, पहला ऑप्शन हम केवल रेड का लेके चलेंगे। अगर रेड बॉल निकलती है तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/10 बनेगी। ठीक है, और अगर ब्लैक बॉल निकलती है तो 5/10 बनेगी। ठीक, पहले इस केस की कंडीशन लेके चलो। फिर आगे बोला, जब बॉल हम निकाल लेते हैं उसका कलर नोट करते हैं एंड इज रिटर्न टू द अर्न, और उसे हमने थैले में वापिस रख दिया उसी बॉल को, तो फिर भी थैले में 10 बॉल रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। जिस कलर की हमने बॉल निकाली थी उसी कलर की 2 एडिशनल बॉल हम थैले में और रख देते हैं। एडिशनल बॉल, अगर मैंने रेड बॉल निकाली तो मेरे पास कोई 2 रेड बॉल और हैं, तो मैंने इसमें 2 रेड बॉल पुटअप कर दी। ठीक है बच्चों, तो 2 रेड बॉल पुटअप करने पे इसमें रेड बॉल कितनी होगी 7 और ब्लैक कितनी होगी 5 होगी। ओके, इसी तरीके से फिर कहता है ये एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर एक बॉल निकाली जाती है। तो ये केस बन गया ना अब तो। अब इसमें से एक बॉल निकाली जाती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। पहली बॉल तो हमने रेड निकाल ली, अब जो सेकंड बॉल है वो तो इस कंडीशन में निकलेगी ना, तो यहां पे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बनेगी 7/12। ओके बच्चों, लेकिन अगर मैंने पहली बॉल, ये मेरा पहला केस था, तो ये भी पहले केस की कंडीशन बनी। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बॉल मेरी ब्लैक निकली हो, तो जो मैंने ब्लैक बॉल निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी 5/10 होगी। ये बॉल जो निकाली थी फिर वापस मैंने इसी में रख दी, और मेरे पास और 2 बॉल हैं एडिशनल उसी कलर की, वो 2 बॉल मैंने इसमें और रख दी। कौन से कलर की? ब्लैक कलर की। तो अब थैले में कितनी बॉल हुई? 5 रेड होगी और 7 ब्लैक होगी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में फिर दोबारा एक बॉल निकाली जाती है, लेकिन दूसरे केस में तो यही बोला कि सेकंड बॉल इज रेड, तो अब इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/12। अब रेड बॉल तो देखो बच्चों इस केस में भी निकली और इस केस में भी निकली, तो पहले हमने ये बॉल निकाली थी या ये बॉल निकाली थी, डाउट है। तो हम क्या करते हैं, सेम कंडीशन की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई और इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब भी डाउट होता है तो उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है बच्चों, सबसे पहला हेडिंग इसका सॉल्यूशन, नंबर ऑफ बॉल्स इन द अर्न इक्वल 5 रेड प्लस 5 ब्लैक। ओके बच्चों, 10 बॉल। इफ पहला केस है फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, ओके, तो देन प्रोबेबिलिटी रेड बॉल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारी 5/10, 1/2। अब जब हमने एक रेड बॉल निकाली वो वापिस भी रखी और उसके अलावा 2 एडिशनल बॉल हमने और रखी, किस कलर की? रेड कलर की। ठीक है, आफ्टर पुट अप 2 एडिशनल बॉल्स, 2 additional balls in the urn, तो urn contains कितनी बॉल करेगा? 7 रेड और प्लस 5 ब्लैक। क्यों? क्योंकि हमने तो 2 एडिशनल बॉल्स उसी कलर की रखी ना। आप ज्यादा करो, यहां पे कलर भी लिख सकते हो, 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ रेड। ठीक है, इन द अर्न, तो हमारे पास थैले में कितनी बॉल हुई? 7 रेड हुई और 5 ब्लैक हुई, और प्रोबेबिलिटी सेकंड रेड बॉल, दूसरी तो रेड बॉल ही निकालनी है हमें, तो कितनी बनी है? 7/12। ओके बच्चों, तो ये हमारा पहला केस बन गया। अब इसी तरीके से सेम हेडिंग चलेगा, बस यहां पे हमारी जो रेड बॉल है यहां पे रेड की जगह ब्लैक बॉल निकलेगी। अब इफ फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज
ब्लैक, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल बनेगी 5/10, ठीक है बच्चों, 1/2। फिर इसके बाद में जब हमने एक बॉल निकाल ली आफ्टर उसके, तो पुटअप करेंगे हम 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ, जिस कलर की निकालते हैं उसी की 2 एडिशनल बॉल उसमें पुटअप करते हैं। 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ ब्लैक इन द अर्न, थैले में 2 ब्लैक बॉल और रखेंगे। तो देन थैले में कितनी बॉल होंगी? अर्न कंटेन्स 5 रेड प्लस 7 ब्लैक बॉल्स। लेकिन दूसरे केस में तो रेड बॉल ही निकलती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल इज इक्वल टू 5/12, ठीक है बच्चों। अब हमें यह पता नहीं है कि हमने वो सेकंड रेड बॉल इस केस में निकाली या इस केस में निकाली, तो हमारे पास डाउट है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी पहले केस की 1/2 इंटू 7/12 प्लस 1/2 इंटू 5/12, 7/24 प्लस 5/24, तो 12/24, 1/2 इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। हमारे पास ये एक बैग है, इसमें हमारे पास 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ओके बच्चों, बैग फर्स्ट है, मैंने इंट्रो में बताया था, इसको E1 मान लो। फिर आगे कहता है अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। ये हमारे पास दूसरा बैग है, इसको आप E2 मान लो, सेलेक्ट करना। इसमें हमारे पास 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स है। ओके बच्चों, इसके बाद ये कहता है वन ऑफ द 2 बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम। इन दोनों बैग में से कोई एक बैग रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, तो वो E2 का सिलेक्शन भी हो सकता है और E1 और E2 का सिलेक्शन हो सकता है। तो E1 और E2 का सिलेक्शन अगर हम करते हैं, किसी बैग का सिलेक्शन 1/2 बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद बोला पहले हमें बैग का सिलेक्शन करना था, वो हमने कर लिया। एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग, फिर हमें बैग से एक बॉल निकालनी है विच इज फाउंड टू बी रेड, और वो कैसी बॉल निकाली जाएगी? रेड बॉल निकाली जाएगी। अभी देखो मैंने आपको इंट्रो में बताया था जो भी कॉमन पॉइंट होगा रेड बॉल निकालना, इसमें से भी और इसमें से भी, हम उसको ए वर्ड मेंशन करेंगे, ए बी द इवेंट दैट ए रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम सिलेक्टेड बैग। ओके, अब हम E1 से भी निकाल सकते हैं और E2 से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इस बैग से निकालूंगा तो P A रेड बॉल निकाली E1 से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 4/8। और अगर मैं इस बैग से निकालता हूं तो P A/E2 इक्वल बनेगी 2/8। ओके बच्चों, फिर आगे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। बाद में हमें मेंशन कर दिया, कंडीशन बता दी कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है रेड बॉल की, और वो किस बैग से निकाली गई? फर्स्ट बैग से, ठीक है। तो यहां पे जब ऐसा केस देता है कि बाद में हमें 2 में से एक का सिलेक्शन करना पड़े और फिर हमें कंफर्म कर दे कि वो रेड बॉल उस बैग से निकाली गई, तो ऐसे केस में हम बेस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको लिखने का तरीका हमें आना चाहिए, ये तो खाली एक समझने वाली बात है, पेपर में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग फर्स्ट। बैग फर्स्ट में हमारे पास 4 रेड प्लस 4 ब्लैक बॉल्स है। ओके बच्चों, तो टोटल कितनी बॉल होगी? 8। इसी तरह से नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग सेकंड में हमारे पास कितनी? 2 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं।
तो इसमें भी टोटल 8 बॉल्स हुई। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने बताया था 2 बैग बना के दिखाए, पहले को E1 और E2। तो यहाँ पे E1 और E2 आपको मेंशन करना पड़ेगा। E1 सच दैट बैग फर्स्ट जो है वो सेलेक्ट होता है। ओके बच्चों, सेलेक्टेड किया हुआ है मतलब किया था, तो E2 बैग सेकंड इज सेलेक्टेड। ओके, अब यहां पे मैंने आपको बताया दोनों बैग में से आप कोई सा भी एक बैग सेलेक्ट करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/2 बनेगी। ठीक है, मैंने बोला था जो भी हमारा दोनों बैग में कॉमन इवेंट है जो हमसे कैलकुलेट करवाया उसको हमेशा ए से मेंशन करोगे। लेट कैपिटल ए बी द इवेंट। हेडिंग लिखने का तरीका आपको बहुत आसान बता देता हूं। पहले लेट कैपिटल ए बी द इवेंट, ठीक है। ए रेड बॉल, जो भी बोला उसने उसको लिखो, ए रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेलेक्टेड बैग। किससे निकाली जाती है, सेलेक्टेड बैग से। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे PA/E1 पहले बैग से निकाली तो 4/8 मतलब 1/2। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी A/E2, उसमें 2 रेड बॉल थी और टोटल 8 है तो 2/8 1/2। ओके, अब यहां पे बेस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग बेस थ्योरम उसने हमें कंफर्म कर दिया कि वो रेड बॉल फर्स्ट बैग से निकाली गई। पहले हमने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया होगा ना, ठीक है, फिर उसमें से हमने रेड बॉल निकाली। मैंने आपको इंट्रो में बताया एक आसान सा तरीका, फिर थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। देखो यहां पे हमारा E1 और E2 दोनों कोई भी हो सकता था। जो भी इवेंट यहां पे E1 अगर दिया हुआ है तो ऊपर यहां पे लिखो PE1 इंटू PA/E1। अगर ये सेकंड बैग से निकालता तो PE2/A, तो यहां पे भी E2 की प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है बच्चों, अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। इसी तरह हमारे पास थर्ड बैग भी हो सकता था, फोर्थ बैग भी हो सकता था। ठीक है, अब यहां पे इनकी वैल्यूज पुटअप कर दो। PE1 अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, PE1 हमारा 1/2 इंटू PA/E1 कितना है हमारा 1/2 डिवाइड बाई सेम कंडीशन इसी तरह से यहां पे 1/2 इंटू 1/2 प्लस PE2 हमारा 1/2 है इंटू PA/E2, सॉरी बच्चे यहां पे 4 आएगा, 1/4 हमारा ऊपर नंबर बना 1/4 प्लस 1/8। एलसीएम लेके सोल्व करोगे, लेकिन इजी प्रोसेस बताता हूं। अपॉन के नंबर 4 4 8, तीनों का एलसीएम 8 है तो 8 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 8 से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, यहां पे 2 आएगा प्लस 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कितना बना 2/3, ये इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का समझ में आया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज। एक कॉलेज के स्टूडेंट्स में से इट इज नोन दैट, हमें पता है कि 60% रिसाइड इन हॉस्टल। जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 60% जो है वो हॉस्टल में रहते हैं एंड 40% आर डे स्कॉलर। डे स्कॉलर मतलब जो अपने घर से आना जाना करते हैं, तो 40% स्टूडेंट्स डे स्कॉलर है। ठीक है, जो हॉस्टल में नहीं रहते। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट्स दैट, पुराने जो रिपोर्ट है रिजल्ट की रिपोर्ट्स है वो बताती है कि 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। मतलब पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उनमें से 30% स्टूडेंट जो हैं वो ए ग्रेड प्राप्त करते हैं एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर्स अटेन्स ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जाम। जो वार्षिक परीक्षा होती है, एनुअल एग्जाम होते हैं, उनमें से 20% जो डे स्कॉलर है वो ए ग्रेड अटेंड करते हैं। ठीक है बच्चों,
और 30% डे हॉस्टल में रहने वाले और 20% जो घर से अपने कॉलेज डेली आते हैं, डे स्कॉलर, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर, उस ईयर के अंत में वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज, ठीक है। कॉलेज के स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट चुना जाता है एंड ही हैज ए ग्रेड, और उसका क्या आया हुआ है, ए ग्रेड आया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टेलर, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो हमने स्टूडेंट चुना था वो हॉस्टल में रहने वाला था, ठीक है बच्चों। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझो। ये हमारा हॉस्टल है, हॉस्टल में कितने स्टूडेंट रहते हैं, 60%, ठीक है बच्चों। और ये हमारे डे स्कॉलर हैं, ठीक है। ये कितने हमारे 40%, ठीक। अब देखो ये दोनों इंडिपेंडेंट है ना, हॉस्टल वाले को हम E1 मान लेते हैं और इसको E2 मान लेते हैं। बेस थ्योरम में E1 और E2 हमें मस्ट है, मानने ही पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहां पे क्या होता है कि उनके एनुअल एग्जाम हुए, एनुअल एग्जाम में 30% स्टूडेंट्स जो हैं वो ए ग्रेड अटेम्प्ट करते हैं, और इसके ए ग्रेड कितने परसेंट बच्चे करते हैं, 20%, ठीक। इनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उस दिन, रैंडमली एक बच्चे को हमने पकड़ लिया, ठीक है। और वो बच्चा कौन था, जिसका ए ग्रेड आया था। अब आपको कैसे पता चलेगा जिस बच्चे को हमने पकड़ा कि वो हॉस्टल में रहने वाला है या डे स्कॉलर है, उससे पूछेंगे तभी तो पता चलेगा। तो हमें बाद में चलता है, ए ग्रेड का स्टूडेंट पकड़ लिया तो ए ग्रेड तो इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन इवेंट को मैंने बोला ए मानते हैं। और वो हमारा अगर हम अंदाजा देखेंगे तो वो हॉस्टलर भी हो सकता है, डे स्कॉलर भी हो सकता है, लेकिन उसने बताया कि मैं जो हूं वो हॉस्टल में रहने वाला बच्चा हूं, तो आप उस बच्चे की प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब PA/E1 आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में। अब इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन जो है पहले E1 और E2 मान के चलेंगे। सबसे पहले लेट E1 सच दैट और E2 सच दैट, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है, अभी तो हमें डाउट था ना, जब पूछते हैं उससे तभी तो पता चलता है। तो सिलेक्टेड स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर, ओके। और E2 सच दैट सिलेक्टेड स्टूडेंट इज ए डे स्कॉलर, ओके बच्चों। अभी हॉस्टल में रहने वाले कितने स्टूडेंट हैं, ध्यान से देखो, 60% जो है वो रिसाइड इन हॉस्टल है, तो 60/100, इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 0.6। डे स्कॉलर कितने हमारे 40%, तो 40/100, तो ये बन गया 0.4, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा कॉमन इवेंट होता है उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट कैपिटल ए बी द इवेंट दैट ए स्टूडेंट अटेन्स ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जाम, अपने एनुअल एग्जाम में वो स्टूडेंट ए ग्रेड अटेन्स करता है। देखो ए ग्रेड अटेन्स करने वाले तो हॉस्टल वाले बच्चे भी हैं और डे स्कॉलर भी हैं। हॉस्टल में रहने वाले 30% ग्रेड अटेन्स करते हैं, तो 0.3 हो गया, और डे स्कॉलर 20% है, तो 0.2% हो गया, ओके। अब यहां पे कहता है कि वो ए ग्रेड अटेन्स करता है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो सिलेक्ट स्टूडेंट था वो एक हॉस्टलर था। तो बेस थ्योरम के आधार पर हॉस्टलर को हमने क्या माना, पहले तो ये एज्यूम बताओ, E1 या E2, सभी बच्चे समझ गए होंगे। हॉस्टलर वाले स्टूडेंट को हमने E1 माना, तो बेस थ्योरम के आधार पे हम PE1/A निकालेंगे, ठीक है। इजिकल टू, अभी मैंने आपको बताया था E1 आ गया ना, तो E1 की प्रोबेबिलिटी जितनी भी होंगी उनकी इंटू ऊपर आएगी, PE1 और PA/E1, टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2,
E2। ओके बच्चों, अब Pe1 हमारा कितना है 0.6 इंटू Pa/E1 0.3। इसी टाइप से वैल्यूज नीचे लिखो 0.6 इंटू 0.3 प्लस 0.2 इंटू 0.4 इंटू 0.2। ओके बच्चों, कैलकुलेशन करेंगे 0.6 इंटू 0.3 0.18 0.18 प्लस 0.08। ओके बच्चों, 0.18 अपॉन 0.26, पॉइंट के बाद 2 नंबर यहां 2 नंबर यहां पे, तो पॉइंट खत्म हो जाएगा 18 अपॉन 26, 2 से डिवाइड हो रहा 9/13, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट हुआ, एमसीक्यू का टेस्ट हुआ, और उसका आंसर देने के, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर जानता है, और गैस या फिर तुक्का मारता है। ठीक है बच्चों, 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर, मतलब उसके आंसर जानने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 है, एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैस, और तुक्का मारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गैस एट आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4, एक स्टूडेंट जो तुक्का मार के अपने क्वेश्चन का आंसर देता है, उसका आंसर करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट नो द आंसर, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस स्टूडेंट की जो आंसर जानता है, गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, और वह अपना आंसर कैसे देता है, करेक्ट देता है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकली समझो, एक हमारा एमसीक्यू का टेस्ट हुआ, उसमें हमारे पास 20 क्वेश्चन आ गए। 20 क्वेश्चन में से ऐसा होता है कि बच्चे या तो कुछ के क्वेश्चन आंसर जानते हैं और कुछ के नहीं जानते। जो आंसर जानते हैं उन आंसर का ये ग्रुप हो गया जो आंसर जानते हैं, और तुक्के मारने वाले ये क्वेश्चन हो गए। मान लिया ये 15 क्वेश्चन है जो आंसर जानते हैं, नो द आंसर, और 5 क्वेश्चन ऐसे आगे हो गए जिनमें वो गैस करते हैं। ठीक है, अभी आंसर जानते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं, 2 इंटू 2 इक्वल 4, सभी को पता है, तो सभी का आंसर करेक्ट होगा या नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी 1 बनेगी। मतलब जिस क्वेश्चन को हम जानते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो करेक्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। तुक्का मारने पे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है और हमें नहीं पता, हम तुक्का मार के देंगे तो चारों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसमें हमें डाउट रहेगा कि हमारा आंसर करेक्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर भी बोला उसने, अगर हम गैस करके आंसर देते हैं तो हमारा आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, और इसमें तो आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी मस्ट है 100% होगी, तो ये कितना होगा, 1 होगा। अब नो द आंसर को हमने E1 मान लिया और गैस द आंसर को E2 मान लिया। आंसर करेक्ट होना एक कॉमन इवेंट है, कॉमन इवेंट को हम A मान लेंगे। ठीक है बच्चों, और वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक स्टूडेंट की आंसर जानता है, मतलब E1, और उसका आंसर करेक्ट है मतलब A, तो हमें E1/A निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन आया समझ में? अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले प्रैक्टिकली इस तरह से समझ लोगे तो फिर लिखने में भी आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन पहले भी मैंने बताया, पहले लेट करेंगे E1 और E2। E2 क्या मानेंगे, स्टूडेंट आंसर जानता है, नोज द आंसर। ओके बच्चों, और E2 मानेंगे स्टूडेंट गैस द आंसर। ओके, उसके आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी हुई है, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर। Pe1 की प्रोबेबिलिटी 1/4 बनी, 3/4, एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैस, और गैस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनी उसकी, 1/4। ओके बच्चों, अभी
करेक्ट आंसर तो इस केस में भी आया, इस केस में भी आया। तो मैंने बोला जो हमारा कॉमन ऑप्शन होता है उसे ए मान लेते हैं। लेट कैपिटल ए बी द इवेंट दैट द आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो दोनों केस में ए बाई ई वन, देखो क्वेश्चन में वन कहीं नहीं दिया हमें, ये हमें अपने आप सोचना पड़ेगा। करेक्ट आंसर, जब हम आंसर जानते हैं तो उसका आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होगी। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से तुक्का मारने में तो हमारी प्रोबेबिलिटी का पता नहीं होगा कि वन होगी या क्या होगी, वन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हम श्योर थोड़े ही हैं। तो इसने बोला और चार ऑप्शन है तो चार में से एक ही तो करेक्ट होगा, और तुक्का मार के दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 1/4। अब यूजिंग बेज थ्योरम, बेज थ्योरम यूज करेंगे। बेज थ्योरम का यूज, अभी उसने बोला कि ए स्टूडेंट नोज द आंसर, मतलब E1, ओके, और उसका आंसर करेक्ट है मतलब ए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, PE1/A, PE1 इंटू PA/E1 डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ओके, कैलकुलेशन करो इसकी। PE1, E1 हमारा 3/4 इंटू PA/E1 1 डिवाइड बाई 3/4 इंटू 1 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी 1/4 इंटू 1/4। देखो बच्चों, एक आसान सा तरीका मैंने भी बताया, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी उससे उसको खत्म करने के लिए। यहाँ पे अपोन में 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 16 है। 16 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 4 4 जा 16, 12 आएगा, यहाँ पे भी 12 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कितना बना, 12/13। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is infected। यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है और वो अपना ब्लड टेस्ट कराता है तो 99% उसे अपनी बीमारी का पता चल जाता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति बीमार है और वो अपना ब्लड टेस्ट कराने चाहे, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के बेस पे उसे 99% अपनी बीमारी का पता चल जाएगा कि वो बीमार है। ठीक है बच्चों, द टेस्ट आल्सो यील्ड ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ हेल्थी पर्सन टेस्टेड। कभी कभी क्या होता है कि जो हेल्थी व्यक्ति है और वो भी अपना ब्लड टेस्ट कराए, ठीक है, तो उसको भी वो पॉजिटिव रिपोर्ट बता देते हैं, तो ऐसा चांस होता है 0.5%। मतलब एक व्यक्ति तो बीमार है, उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आएगी, लेकिन गलती से कभी कभी ऐसा भी होता है, गलत रिपोर्ट बन जाती है कि एक हेल्थी व्यक्ति जो अपना ब्लड टेस्ट कराता है तो 0.5% उसके भी चांसेस होते हैं कि उसको भी उसकी जो ब्लड रिपोर्ट है वो भी पॉजिटिव आ जाती है। ठीक है, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज, वास्तव में जो हमारी 0.1% पॉपुलेशन है वो बीमार है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिसीज। उसने हमसे पूछा है कि एक व्यक्ति जो बीमार है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, और उसका जो टेस्ट, उसकी टेस्ट रिजल्ट है वो कैसा है, पॉजिटिव है। आपको इसको भी मैं थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूं। एक ये पॉपुलेशन है हमारी और एक ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। ये हमारी बीमार है, ये डिसीज है इसमें, और ये नॉट डिसीज वाली है। ठीक है, हेल्थी है, मतलब ये हेल्थी है। ठीक है बच्चों, जब हेल्थी है तो ये कितनी पॉपुलेशन है हमारी, 0.1%। ठीक, टोटल पॉपुलेशन 100%, तो ये हेल्थी कितनी है, 99.9% हेल्थी पॉपुलेशन है। ठीक है, अब जो बीमार है उसको हम नाम दे देंगे E1 और इसे नाम दे देंगे E2। इनमें से एक पर्सन सिलेक्ट किया जाता है और इसमें से भी एक पर्सन सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसकी रिपोर्ट कैसी है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो इसमें भी आई थी।
इसकी कितनी परसेंट है 99%, इसकी कितनी है 0.5%। तो ये पॉजिटिव रिपोर्ट आना देखो दोनों में आया, तो इस इवेंट को हम क्या मान के चलेंगे, ए मान के चलेंगे। ठीक है, ये ए बाई ई1 बनेगा और ये ए बाई ई2 बनेगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले ई1 और ई2 मानना पड़ता है। इसका सॉल्यूशन, पहले लेट ई1 सच दैट, ठीक है, पॉपुलेशन हैज डिसीज, जो बीमार है वास्तव में, और ई2 जो बीमार नहीं है, हेल्थी पॉपुलेशन। कौन सी, हेल्थी पॉपुलेशन। ओके बच्चों, बीमार कितने परसेंट व्यक्ति हैं, 0.1%, 0.1 अपॉन 100, तो 0.001। कितनी पॉपुलेशन हेल्थी होगी, जो बीमार नहीं है, तो 1 में से 0.001 को माइनस कर दो, 0.999। तो कितनी पॉपुलेशन हमारी बीमार नहीं है, जो हेल्थी है, 0.999। लेट कैपिटल ए बी द इवेंट दैट इवेंट, सॉरी, लेट कैपिटल ए बी द इवेंट दैट a selected person's report is positive। ठीक है बच्चों, तो पी ए बाई ई1, जो हेल्थी व्यक्ति हैं उनकी 0.5 है, जो बीमार व्यक्ति हैं उनकी 99%, उन्हें अपनी बीमारी का पता चल जाता है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। तो 0.99 और पी ए बाई ई2 कितना बनेगा, 0.05 डिवाइड बाई 100, 0.0005। ठीक है, अब बेज थ्योरम का यूज करेंगे, बेज थ्योरम के आधार पे प्रॉपर्टी निकालेंगे। उसने कहा कि जो व्यक्ति बीमार है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। बीमार व्यक्ति कौन है, E1, रिपोर्ट पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास दो केस है यहाँ पे, तो ऊपर E1 इंटू पी फेवरेबल केस बनेगा, क्योंकि उसने बीमार व्यक्ति के बारे में हमसे बात की है, अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी PE1 इंटू पी ए बाई E1 प्लस PE2 इंटू पी ए बाई E2। ओके बच्चों, इनकी वैल्यूज पुट अप कर लो। PE1 0.001 मल्टीप्लाई पी ए बाई E1 0.99 डिवाइड बाई सेम कंडीशन 0.001 इंटू 0.99 प्लस PE2 कितना है हमारा 0.999 इंटू 0.005। ओके बच्चों, अभी यहां पे इनकी मल्टीप्लाई करो 0.00099 डिवाइड बाई 0.00099 प्लस इनकी इंटू करो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 49, 5 9 जा 45 और 4 49। पॉइंट के बाद 3 डिजिट 6 डिजिट बनेगी। ओके बच्चों, अभी जब ये कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। पॉइंट के बाद हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, एक जीरो यहाँ बढ़ा दो और सारे पॉइंट खत्म कर दो। तो ऊपर क्या बनेगा 990 डिवाइड बाई 990 प्लस 4995। तो 990 डिवाइड बाई, इनको ऐड कर लो 5 9 9 18 9 9 18 और 1 19 और 5 5985। इसको सोल्व कर लो, पहले 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, सोल्व तो कर ही सकते हो इजीली, आगे अपने आप कर लेना, जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 3 कॉइन्स, हमारे पास 3 सिक्के हैं। 1 इज ए 2 हेडेड कॉइन, एक ऐसा है कि जिसके दोनों फेस पे
हेड हेड है, अनदर इज ए बाइज्ड कॉइन, बाइज्ड कॉइन मतलब चीट करने वाला कॉइन है वो, ठीक है, दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम, हेड आने की जो कंडीशन है वो 75% है, एंड थर्ड इज एन अनबाइज्ड कॉइन, अनबाइज्ड मतलब सिंपल कॉइन, साधारण सिक्का है, ठीक है, इज chosen at random, sorry, one of three coins is chosen at random, इन तीनों कॉइन में से एक कॉइन सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, तो इसे E1 मान ले, इसे E2 मान ले और इसे E3 मान ले, ठीक है बच्चों। जब हमारे पास तीन कॉइन है, हम किसी को भी ले, इसको सेलेक्ट करें चाहे इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 बनेगी, ठीक है। फिर आगे कहता है ये हमने जो सिक्का चुना एंड टॉस और उसे हमने उछाल दिया, इट शोज ए हेड, और सिक्के पे क्या आता है, हेड आता है, तो हेड तो हमारा इस केस में भी आया, हेड हमारा इस केस में भी आएगा और हेड हमारा इस केस में भी आएगा, तो तीनों में हेड आया तो कॉमन इवेंट हुआ, जिसको हम क्या मेंशन करेंगे, ए मेंशन करेंगे। फिर कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन, लेकिन मेंशन कर दिया कि वो हेड किस में आया, इस टू हेडेड कॉइन से आया, बाद में कंफर्म होगा कि इससे निकाला था हमने, ठीक है, तो बेस थ्योरम लगेगी, कई सारे ऑप्शन हमें पता चल गए। अब इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन अगर करना है वहां पे E1 E2 और E3 मेंशन करना पड़ता है, लेट E1 सच दैट selected coin is two headed, कौन सा कॉइन हमने सेलेक्ट किया, टू हेडेड कॉइन सेलेक्ट किया, E2 सच दैट, दूसरा हमारा कौन सा कॉइन है, बाइज्ड कॉइन है, चीट करने वाला कॉइन बोला जाता है जो, E3 हमारा सिंपल कॉइन है जिसको हम किससे, अनबाइज्ड बोला हुआ है, कॉइन इज सेलेक्टेड, ओके बच्चों, इसी तरीके से ये होगा, ठीक। अभी मैंने आपको बताया तीनों में से अगर हम कोई भी सिक्का सेलेक्ट करेंगे तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 बनेगी। कॉमन इवेंट को मैंने अभी बताया आपको ए मेंशन करना पड़ता है, लेट कैपिटल ए बी द इवेंट दैट ए हेड अपीयर्स ऑन द सेलेक्टेड कॉइन, जो भी हमने कॉइन सेलेक्ट किया उस पे क्या आता है, हमारा हेड आता है, ठीक है। पहले सिक्के को अगर हमने सेलेक्ट किया तो उस पे हेड, वो तो टू हेडेड कॉइन है, आप किधर से भी करो, हेड 2 है, पॉसिबल भी 2 है, तो 2/2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 बनेगी। PA/E2 की हमें कंडीशन दे रखी है, उस पे 75% जो है हमारे वो हेड्स आते हैं, तो 75/100 3/4 बनेगा। और थर्ड जो सिक्का है हमारा वो सिंपल कॉइन है, अनबाइज्ड कॉइन है, तो उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 होगी, ठीक है बच्चों। अब बाइज थ्योरम के अकॉर्डिंग यूजिंग बेस थ्योरम क्या आएगी बताओ, उसने क्या बोला, हेड हमारा कौन से सिक्के पे आया, टू हेडेड कॉइन पे आया, तो टू हेडेड कॉइन को हमने E1 माना, तो क्या बनेगा, E1/A, ओके बच्चों, यहां पे आएगा PE1 इंटू PA/E1, टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे। अब यहां पे 3 केस है ना हमारे, E1 वाले, फिर E2 के केस, फिर E3 के केस, PA/E3, ओके बच्चों, सबकी वैल्यू लिख लो, PE1 1/3, PA/E1 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू PA/E2 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2, ओके। अभी देखो अपॉन में यहाँ पे 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 2 6, एलसीएम 12 आएगा। मैंने बताया इजी कैलकुलेशन के लिए एलसीएम निकालो और मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अगर मैं यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया 4,
यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो ये आएगा 4/9। ठीक है बच्चों, और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। एक इंश्योरेंस कंपनी है जो 2000 स्कूटर ड्राइवर्स का, 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर्स, 4000 और 6000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस करती है। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स आर 0.01, 0.03, 0.15 रेस्पेक्टिवली। इनमें से किसी के द्वारा एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, इसमें से 0.03 है और इसमें से 0.15 है। अभी ध्यान से देखो, ये एक्सीडेंट होना एक कॉमन बात होगी ना तीनों में, तो इस इवेंट को हम ए मान के चलेंगे। स्कूटर ड्राइवर जो इंश्योर्ड है उनको E1, इनको E2 और इनको E3 मानेंगे। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में इसने बोला कि वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। इन इंश्योर्ड पर्सन में से किसी से एक एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो एक्सीडेंट तो तीनों केस में हो रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो वो एक्सीडेंट किसके द्वारा हुआ? स्कूटर ड्राइवर के द्वारा हुआ, मतलब E1 और ए का केस बनेगा, तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो अब इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? हमारे पास जो इंश्योर्ड पर्सन है वो कितने हैं? टोटल 12,000। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन्स इज इक्वल टू 2000 स्कूटर ड्राइवर, अलग अलग ना लिख के एक साथ लिख सकते हो, 4000 कार ड्राइवर्स प्लस 6000 ट्रक ड्राइवर्स। तो बच्चों कितने हो गए? 12,000। ओके, अब देखो इंश्योर्ड पर्सन तो तीन केस बने हुए हैं ना, तो लेट E1 सच दैट इंश्योर्ड पर्सन इज ए स्कूटर ड्राइवर। ओके, इसी तरह E2 इंश्योर्ड पर्सन जो है वो एक कार ड्राइवर है, और E3 सच दैट इंश्योर्ड पर्सन ट्रक ड्राइवर है। ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या बनेगी? 2000 है, टोटल कितने में से? 12,000 में से, तो 1/6। इसी तरह से कार ड्राइवर को हमने E2 माना, कार ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी बनेगी 4000 अपॉन 12,000, 1/3 बनेगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 6000 बाई 12,000, 1/2 बनेगी। ठीक है, अब इसके बाद में एक्सीडेंट होने के केस को मानेंगे। लेट कैपिटल ए बी द इवेंट दैट एन इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। ओके बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है इसमें, तो जो ट्रक स्कूटर ड्राइवर हैं उनकी प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने की कितनी है? 0.01। कार ड्राइवर से 0.03 और ट्रक ड्राइवर से 0.15। ओके, उसने कहा कि एक इंश्योर्ड पर्सन से एक एक्सीडेंट होता है और वो एक स्कूटर ड्राइवर है, तो यूजिंग बेस थ्योरम स्कूटर ड्राइवर को हमने E1 माना था, और एक्सीडेंट होता है तो E1/A कैलकुलेट करना। ठीक है,
तो E1 बाई ए, ऊपर तो स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी आएगी और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी पी E1 इंटू पी ए बाई E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए बाई E2 प्लस पी E3 इंटू पी ए बाई E3। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुटअप कर दो। पी E1 1/6 इंटू पी ए बाई E1 0.01 डिवाइड बाई 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15। ओके बच्चों, अभी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए एक आसान ट्रिक मैं आपको बार बार बता रहा हूं कैलकुलेशन करने की। अभी यहां पे क्या करेंगे, देखो यहां पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहां पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहां पे भी और यहां पे भी। जब सब जगह पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स है तो पॉइंट को हटा दो, तो ऊपर क्या बन जाएगा 1/6 डिवाइड बाई 1/6 प्लस 3/3 प्लस 15/2। ओके बच्चों, अब इसके बाद में 6, 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। जब यहां से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा। ऐसे यहां पे 1 आएगा प्लस जब यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से डिवाइड हुआ 2, 2 इंटू 3 6 आएगा। यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 6 को डिवाइड किया 3 इंटू 15 45 आएगा। तो 1/52 और यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 2 ग्रुप्स आर कॉम्पिटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ बोर्ड ऑफ ए डायरेक्टर्स ऑफ ए कॉरपोरेशन। एक कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोजीशन के लिए 2 ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन है। द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विल विन आर 0.6 एंड 0.4। पहले ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और दूसरे की 0.4 है। ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है। ओके बच्चों, इसके जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 है और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। अभी ध्यान दो, जब ये जीतेगा तो ये अपना प्रचार करेगा, इसको अपनी वोट मिलेगी। ये अपना प्रचार करेगा, इसको अपनी वोट मिलेगी। तो दोनों इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, इनमें कोई कॉमन बात तो है नहीं। तो फिर क्या कहता है ये, अगर यदि ग्रुप ए जीतता है तो उसकी प्रॉपर्टी E1 मान लो और इसको E2 मान लो, मैंने आपको बताया। अभी लेकिन एक कंडीशन दी हुई है, यदि द फर्स्ट ग्रुप विन्स, यदि पहला ग्रुप जीत जाता है, मतलब ये ग्रुप जीत जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। कोई भी एक नई वस्तु बनाने की जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 है, एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की। ओके बच्चों, एंड द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, इसी काम को करने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.3 है इफ द सेकंड ग्रुप विंस। यदि सेकंड ग्रुप जीतता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की। ओके बच्चों, यही नया प्रोडक्ट, यही तो दोनों केस में एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, तो इस इवेंट को हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ठीक है, फिर ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड, मतलब ये काम हुआ किसी के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन मेंशन कर दी कि बाय द सेकंड ग्रुप। तो नेचुरल सी बात है सेकंड ग्रुप की भी नोई होगी। तो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, सेकंड ग्रुप के द्वारा। सेकंड ग्रुप को हमने क्या माना, E2, और नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ तो उसको A माना। तो यूजिंग बेस थ्योरम हमें PE2 by A निकालना है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया आपको E1 और E2 मानना पड़ता है। लेट E1 सच दैट फर्स्ट ग्रुप विन, पहली ग्रुप की जीत मान लेते हैं हम, और E2 क्या मान लिया हमने, सेकंड ग्रुप की जीत मान लिया, क्योंकि हमें
अभी पता नहीं, हमें क्वेश्चन में दे रखा है पहला ग्रुप भी जीत सकता है, दूसरा भी जीत सकता है। तो पहले ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6, और सेकंड ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। 0.6 और 0.4। ओके बच्चों, फिर इसके बाद में ए इवेंट माना जाता है, कॉमन पार्ट जो होता है, लेट कैपिटल ए बी द इवेंट दैट ए न्यू प्रोडक्ट, क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी हुई है, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रुप, वो किसी के द्वारा भी हो सकता है, दोनों ग्रुप में इंट्रोड्यूस करना दिया हुआ है। तो पी ए बाई ई वन, पहले ग्रुप के द्वारा नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और उसी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी ग्रुप बी के द्वारा 0.3 है। ओके बच्चों, अभी इसने बोला कि ये नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड होता है और ग्रुप बी के द्वारा होता है, तो यूजिंग बेस थ्योरम, बेस थ्योरम का यूज करके हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ग्रुप सेकंड ग्रुप को हमने E2 माना था, और एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड होता है, तो P E2 बाई ए निकालना हमें। अभी जब यहां पे हमारे पास E2 है तो ऊपर कैलकुलेशन भी E2 की आएगी सारी, तो P E2 इंटू P ए बाई E2। ओके बच्चों, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी P E1 इंटू P ए बाई E1 प्लस P E2 इंटू P ए बाई E2। अब सभी वैल्यू पुटअप कर दो। P E2 कितना है हमारा? 0.4। P ए बाई E2 हमारा 0.3 डिवाइड बाई P E1 0.6, P ए बाई E1 0.7 प्लस 0.4 इंटू 0.3, सोल्व करेंगे तो 0.12 अपॉन 0.42 प्लस 0.12, डेसिमल के बाद दो दो डिजिट्स है, डेसिमल हटा दो, 12 अपॉन 42 प्लस 12 अपॉन 54। ओके बच्चों, 6 से डिवाइड कर दो, 6 2 जा 12 और 6 9 जा 54। तो इसका आंसर हमारा कितना आया? 2/9। क्वेश्चन नंबर 8, ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स ए एंड बी, एक फैक्ट्री में 2 मशीन्स हैं और बी। पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस्ड 60% ऑफ द आइटम्स ऑफ आउटपुट एंड मशीन बी प्रोड्यूस्ड 40% ऑफ द आउटपुट। पुराने रिकॉर्ड के अनुसार जो हमारा कुल उत्पादन होता है, कुल आउटपुट होता है, उसमें से 60% जो है वो मशीन ए के द्वारा होता है और 40% जो है मशीन बी के द्वारा होता है। ओके बच्चों, फर्दर 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। जब दोनों का आउटपुट होता है तो मशीन ए के द्वारा 2% आइटम्स जो है वो डिफेक्टिव होते हैं, जबकि मशीन बी के द्वारा 1% होते हैं। ठीक है बच्चों, ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल, सभी वस्तुएं एक जगह रख दी जाती है, एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम, फिर एक वस्तु रैंडमली चुनी जाती है फ्रॉम दिस, पूरे उसमें से, एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और वो कैसी मिलती है हमें? डिफेक्टिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, वो मशीन बी के द्वारा बनी। इसको प्रैक्टिकली सोचते हैं। ये हमारी मशीन ए है और ये हमारी मशीन बी है। ओके बच्चों, मशीन ए जो है वो 60% आउटपुट निकालती है। अगर हमारी 100 वस्तुएं बन रही है, 100 वस्तुएं बन रही हैं, तो 60 किसके द्वारा बन रही है? मशीन ए के द्वारा, और 40% जो आउटपुट है वो मशीन बी करती है। मतलब 40 वस्तुएं इससे बनेगी तो टोटल 100 होगी। ठीक है, लेकिन जब वस्तुएं बनेंगी तो कुछ चीजें खराब भी होंगी। तो इसमें से क्या होता है कि इसने बोला कि 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए वर डिफेक्टिव, मतलब इसमें से 2% जो वस्तुएं होती हैं वो डिफेक्टिव बनती है हमारी,
जबकि मशीन बी के द्वारा 1% डिफेक्टिव वस्तुएं बनती है। अभी ध्यान दो, ये आउटपुट अलग होगा तो इसको E1 मानेंगे, आउटपुट मशीन बी का तो इसको E2 मानेंगे। ठीक है बच्चों, ये कॉमन पार्ट है तो इसको ए मानेंगे। अब ये किस में से लिया हमने, E1 में से डिफेक्टिव आया, और ये 1% किस में से आया, E2 में से आया, तो PE1 बाई ए निकालेंगे। ठीक है, और इसी तरह से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब आगे इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। लिखने का तरीका मैंने पहले बताया। सबसे पहले E1 और E2 मेंशन करते हैं, E1 और E2। आउटपुट ऑफ मशीन ए, मशीन ए के द्वारा आउटपुट जो हुआ उसे E1 मान लिया, और आउटपुट ऑफ मशीन बी को हमने E2 मान लिया। ओके बच्चों, अभी PE1 कितना आउटपुट हुआ हमारा, 60%, तो 0.6। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E2 मतलब जो आउटपुट मशीन बी के द्वारा हुआ 40/100, 0.4। ओके बच्चों, अभी जो कॉमन पार्ट है, डिफेक्टिव आइटम है, बोला भी है इसने, देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। मतलब एक वस्तु चुनी जाती है और वो हमें कैसी प्राप्त होती है, डिफेक्टिव होती है। तो डिफेक्टिव तो E1 में भी थी और E2 में भी थी। तो लेट कैपिटल ए बी द इवेंट दैट ए डिफेक्टिव आइटम इज चूजन। हमने कौन सा आइटम चुना, डिफेक्टिव आइटम। ओके बच्चों, तो PA/E1 मशीन ए के द्वारा जो आउटपुट हुआ उसमें 2% हमारा जो है वो डिफेक्टिव है, तो 0.02। इसी तरीके से PA/E2 मशीन बी के द्वारा 1% डिफेक्टिव आइटम बने, तो 0.01। ओके, अभी इसने बोला कि जो डिफेक्टिव आइटम था वो किसके द्वारा बना, मशीन बी के द्वारा। ओके, तो यूजिंग बेज थ्योरम, बेज थ्योरम के आधार पर मशीन बी को हमने E2 माना था, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, PE2/A। ओके बच्चों, यहाँ पे E2 है तो E2 की प्रोबेबिलिटी सारी ऊपर आएंगी, PE2 इंटू PA/E2 अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी PE1 इंटू PA/E1 प्लस PA2 इंटू PA/E2। इनकी वैल्यूज पुटअप करो। PE2 0.4, PA/E2 0.01 डिवाइड बाई PE1 0.6 इंटू PA/E1 0.02 प्लस 0.4 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई करेंगे 0.004। ओके बच्चा, यहां पे इनकी इंटू करेंगे तो 0.012 प्लस 0.004। डेसिमल के बाद हर जगह 3 डिजिट है, डेसिमल को हटा दो तो ऊपर क्या बचा हमारा 4/12 प्लस 4/16 कैंसल आउट करेंगे तो 1/4 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई। हम मान के चलते हैं कि एक लड़की एक डाई थ्रो करती है। इफ सी गेट्स ए 5 और 6, यदि डाई पे 5 और 6 आता है, सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स, तो वो एक सिक्का 3 टाइम्स टॉस करती है। क्या बच्चों, एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, और इस केस में जितने भी हेड आएंगे उनको वो नोट कर लेती है। इफ सी गेट्स 1 2 3 और 4, बाकी नंबर 1 2 3 4 भी तो बचेंगे। यदि 1 2 3 4 आते हैं तो सी टॉसेस ए कॉइन वंस, तो वो सिक्का एक बार उछालती है, 1 कॉइन वंस। ओके बच्चों, एंड नोट्स वेदर ए हेड और टेल, अब इस पे जो भी हेड या टेल आएगा उसको वो नोट कर लेती है। व्हाट इज इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड,
क्वेश्चन में बोला कि वो एग्जैक्टली वन हेड अटेंस करती है, तो एग्जैक्टली वन हेड के नंबर इसमें भी आएंगे और एग्जैक्टली वन हेड इसमें भी आएगा, इसके तो हेड और टेल होंगे। ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। तो हमें इस केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। लेट E1 सच दैट, ठीक है, गर्ल गेट्स 5 और 6, ठीक है बच्चों। E2 सी गेट्स 1 2 3 और 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या बनेगी, देखो कितने नंबर है हमारे, 2 नंबर हैं और सैंपल स्पेस एक डाई के 6 होते हैं, 6 होते हैं, तो 2/6 1/3 और प्रोबेबिलिटी E2 यहां पे 4 नंबर है हमारे, तो 4/6 2/3। ओके, इफ C gets 5 or 6 on a die, then possible outcomes on a coin when coin tossed 3 times, when coin tossed 3 times। ओके बच्चों, तो हमारे टोटल 8 केस बनेंगे। एक सिक्का जब हम 3 बार उछालते हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है। लिखने का तरीका एक बार फिर बता देता हूं। HHH, लास्ट में H की जगह T लिख दो, T लास्ट में बीच में ले आओ, फिर पहले ले आओ HTH, अब पहले आ जाएगा तो THH। इसी तरह डबल T भी हो सकता है H, अब H को बीच में ले आओ, फिर H को पहले लिखो HTT और अब TTT। तो टोटल 8 केस बनेंगे हमारे। इसी तरीके से हम सेम हेडिंग आएगा, इफ C gets 1 2 3 और 4 ऑन ए डाई, तो हमारे जो एक सिक्का एक बार उछाला तो उसके सैंपल स्पेस हमारे हेड और टेल आएंगे। ठीक है, ये पहले केस का बना E1 में और ये केस किसके साथ बना, E2 के साथ। ओके बच्चों, अभी यहां पे देखो एग्जैक्टली वन हेड के इवेंट कौन कौन से हैं। एग्जैक्टली वन हेड इस केस में आया, एग्जैक्टली वन हेड इसमें आया और एग्जैक्टली वन हेड इसमें आया, क्योंकि उसने बोला C obtain एग्जैक्टली वन हेड। ओके, तो यहां पे हमारे पास 3 केस बनेंगे और यहां पे केवल एक केस बनेगा, ये E1 के केस में और ये E2 के केस में। ठीक है बच्चों, अब यहां पे लिखेंगे लेट A be the event that exactly one head appears on the coin। ओके बच्चों, अभी देखो पहले केस में कितने नंबर बने हमारे, आइए मैंने आपको बताया 1 2 और 3। ठीक है, तो 3 केस बनेंगे, टोटल कितने केस में से, 8 केस में से। ठीक, अभी यहां पे देखो केवल एक ही इवेंट बना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी PA/E2। 1 केस है आउट ऑफ 2 में से, तो 1/2। और ये एग्जैक्टली वन हेड आता किसके साथ है, C थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। डाई पे 1 2 3 4 आता है, तो 1 2 3 4 किस केस में आया, E2 में। तो बेस थ्योरम के आधार पे, यूजिंग बेस थ्योरम, हम PE2/A निकालेंगे। PE2/A, इसका फार्मूला PE2 इंटू PA/E2 डिवाइड बाई PE1 टोटल प्रोबेबिलिटी, PA/E1 प्लस PA2 इंटू PA/E2।
E2। ओके, अब इनकी वैल्यूज पुट अप कर दो। Pe2 हमारा आया 2/3 इंटू Pa/E1 हमारा कितना आया 3/E/A2 1/2 डिवाइड बाई Pe1 हमारा 1/3 है इंटू Pa/E1 3/8 प्लस 2/3 इंटू 1/2। कोई नंबर कैंसल आउट मत करो वरना कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। 3 और 2 6, 3 और 8 24, 3 और 2 6, 6 और 24 का एलसीएम जो है वो 24 आएगा। ठीक है, तो 24 से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। देखो जब यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 से 4 आ जाएगा डिवाइड हो गया, 4 इंटू 2 8 डिवाइड बाई यहाँ पे तो ऑलरेडी 24 ही बनेगा तो 3 प्लस 8। ओके बच्चों, 3 2 जा यहाँ पे 24 4 इंटू 2 तो 8/11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, एक मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स A, B एंड C। एक मैन्युफैक्चरर के पास 3 मशीन ऑपरेटर हैं A, B और C। ओके बच्चों, द फर्स्ट ऑपरेटर प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम्स। जो ये ऑपरेटर है 1% डिफेक्टिव आइटम बनाता है, वेयर एज द अदर 2 ऑपरेटर्स B एंड C प्रोड्यूस 5%। ये 5% डिफेक्टिव आइटम्स बनाता है और ये 7% डिफेक्टिव आइटम बनाता है। देखो ये भी डिफेक्टिव है, ये भी डिफेक्टिव है और ये भी डिफेक्टिव है, तीनों कॉमन पार्ट है ना, तो इसको बाद में A मान के चलेंगे। ठीक है बच्चों। फिर कहता है कि A इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम। अपने कुल समय का 50% जो समय टाइम है वो कार्य करने में लगाता है A। B इसी तरीके से 30% और C 20%। ठीक है बच्चों, ये अपना काम करता है तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ऐसे ये है, इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो और इसको E3 मान लो। E1 E2 E3 किसको मानेंगे, A किसको मानेंगे, ये अच्छी तरह समझ में आ गया बच्चों। अब इसे लिखेंगे कैसे, सब कुछ क्वेश्चन में लिखा है, खाली उसको हमें सिंबल्स में लिखना पड़ेगा। कैसे, पहले लेट करेंगे E1 सच दैट, फिर E2 सच दैट, 3 ऑपरेटर है, E3 सच दैट। देखो क्या बोला इसने, A इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम। ओके, तो यहां पे E1 द टाइम ऑन द जॉब फॉर A। ठीक है, सेम हेडिंग B के लिए, सेम हेडिंग C के लिए। ओके, तो A कितना टाइम जो समय कार्य करने में लगाता है 50%, 50/100 0.5। PE2 कितना होगा 30%, 30/100 0.3। PE3 20%, 20/100 0.2। तीनों से एक लेट कैपिटल A be the event that a defective item produced by operator। वो किसी भी ऑपरेटर द्वारा बन सकता है, लिखा हुआ है। तो PA/E1 एक डिफेक्टिव आइटम बनता है ऑपरेटर A के द्वारा। ओके बच्चों, कितना है 1%, तो 1/100 0.01। इसी तरह डिफेक्टिव आइटम ऑपरेटर B से भी तो बनता है, कितने बनते हैं 5%, 5/100 0.05। PA/E3 7/100 0.07। ओके बच्चों, उसने लास्ट में बोला कि एक डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। ओके, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय A। तो बेस थ्योरम का यूज करेंगे। A को हमने क्या माना था, A को हमने क्या माना था बताओ,
E1, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, P E1 बाई ए। ओके, अब फार्मूला बनाना तो आगे आगे बेस थ्योरम का, यहाँ पे E1 है तो P E1 इंटू पी ए बाई E1 और अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी P E1 इंटू पी ए बाई E1 प्लस Pe2 इंटू पी ए बाई E2 प्लस Pe3 इंटू पी ए बाई E3। ओके, अब इनकी वैल्यूज पुट अप कर दो। Pe1 0.5 इंटू पी ए बाई E1 0.01 अपॉन पहला नंबर तो सेम बनेगा 0.5 इंटू 0.01 प्लस Pe2 0.3 इंटू 0.05 प्लस 0.2 इंटू 0.07 0.005 डिवाइड बाई 0.005 प्लस इन दोनों की इंटू 0.015 प्लस 0.014 सोल्व करेंगे 0.005 डिवाइड बाई ऐड कर दो इनको 0.034 15 29 34 डेसिमल के बाद 3 डिजिट और यहां पे भी तो डेसिमल हट जाएगा 5/34। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। हमारे 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता खो जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, जब एक पत्ता खो गया तो 51 कार्ड्स बचे, तो उन 51 कार्ड्स में से ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, और हम रिमेन जो हमारे 51 कार्ड्स हैं उनमें से 2 कार्ड्स निकालते हैं एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। और जो दोनों कार्ड हमने निकाले वो डायमंड के कार्ड निकाले। ओके बच्चों, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। तो हमें प्रोबेबिलिटी किस केस की निकालनी है कि खोया गया जो पत्ता था वो डायमंड का पत्ता खोया था। ठीक है बच्चों, तो हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा E1 सच दैट द लॉस्ट कार्ड, एक पत्ता खोया गया है ना और डायमंड मेंशन किया हुआ है, तो हम डायमंड के अकॉर्डिंग ही लेंगे। द लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड, और E2 सच दैट द लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड। खोया गया पत्ता जो है वो डायमंड का नहीं है। ठीक है बच्चों, तो डायमंड के कितने पत्ते होते हैं हमारे 13, टोटल कितने में से 52 में से। अगर कोई एक पत्ता डायमंड का खोया तो 13 में से कोई एक खोया और टोटल 52 में से कोई एक खोया, तो 13/52 तो 1/4। ओके बच्चों, और अगर डायमंड का पत्ता नहीं खोया तो नहीं का मतलब 1 में से डायमंड का पत्ता जो खोया है, नहीं की प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, 1 में से यस की प्रॉपर्टी को माइनस कर दो, तो 1 में से 1/4 को माइनस कर दो, तो लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड की प्रोबेबिलिटी हमारी 3/4 आ जाएगी। ओके बच्चों, अभी हम यहाँ पे 2 कार्ड निकालते हैं, वो दोनों कैसे, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। ठीक है, जो हमारे बचे हुए पत्ते हैं उनमें से हम 2 कार्ड निकालते हैं और दोनों ही डायमंड के कार्ड होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे लेट कर लो कैपिटल ए बी द इवेंट दैट ड्रॉन 2 कार्ड्स, ड्रॉन जो हमने 2 कार्ड्स ड्रॉन किए आर डायमंड, वे दोनों कार्ड किसके निकले, डायमंड के। ओके बच्चों, अब देखो दोनों केस में अलग अलग कंडीशन बनेगी। कैसे, डायमंड के हमारे कितने पत्ते होते हैं 13,
13 में से एक पत्ता हमने खो दिया। E1 में हमने क्या बोला, द लोस्ट कार्ड इज ए डायमंड बोला ना हमने, तो हमने डायमंड का तो पत्ता खोया, तो डायमंड के टोटल 13 होते हैं। 13 में से एक खो दिया तो 12 बचा। अब इन 12 में से हमें 2 कार्ड निकालने हैं। जब भी हमें एक से ज्यादा कोई कार्ड निकालना पड़ेगा या नंबर निकालना पड़ेगा तो वहां पे आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे। ठीक है बच्चों, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 12 में से कोई आप 2 कार्ड निकालोगे और टोटल 51 में से कोई 2 कार्ड निकालोगे। कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, NCR इजिकल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, अभी 12C2 है, इसके लिए मैं एक आसान सी ट्रिक बताता हूं सोल्व करने की। यहाँ पे 2 नंबर है ना, फैक्टोरियल को हम सोल्व कैसे करते हैं, जैसे n फैक्टोरियल है n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 3 2 1 इनटू में सारे नंबर होते हैं। तो मैं 12C2 को एक आसान ट्रिक समझ लेना, ये यहाँ पे 2 है ना, तो आप केवल 12 को 2 नंबरों तक लिख दो, 12 इंटू 11। अगर यहाँ पे 3 होता तो 12 इंटू 11 इंटू 10, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में उतने नंबर लिख दो जितने नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, बट ये दोनों जो नंबर हैं ये इक्वल होने चाहिए। अभी 51 को इसी के बेस पे क्या लिखेंगे, 51 इंटू 50। ठीक है बच्चों, अगर कोई दिक्कत आएगी तो इसको मैं अलग से आपको एक वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, अभी इसको सोल्व कर लो। 3 से 3 4 जा 12, 3 से 17, 2 से 2, 2 से 25, इसको सोल्व करेंगे तो 22 अपॉन इनकी इंटू कर दो 425। ठीक है, इसी तरीके से PA बाई E2। अब E2 समझना, देखो E2 में बोला द लोस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड, तो हमारा डायमंड का पत्ता तो खोया नहीं है, तो डायमंड तो हमारे टोटल 13 ही रहेंगे। अब 13 में से हमें कितने निकालने, 2, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन फिर यूज होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 13C2 और रिमेन्स में से निकलेंगे ना, ये तो रिमेन मतलब 51C2। ओके बच्चों, अभी मैंने एक आसान सी ट्रिक बताई थी, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 13 इंटू 12 लिख दो और डिवाइड बाई 51 इंटू 50 लिख दो। ओके बच्चों, अब इसको भी सोल्व कर लो। 3 से 4, 3 से 17, 2 से 2, 2 से 25, इनकी इंटू करोगे तो 26 अपॉन 425। ठीक है, तो हमारे पास E1 की प्रोबेबिलिटी भी आ गई, E2 की भी, A बाई E1 और A बाई E2 भी आ गया। ठीक है, अब इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी और लोस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, तो लोस्ट कार्ड डायमंड था तो E1 था वो, तो बेस थ्योरम के आधार पे हमें अब E1 बाई A निकालना है। तो यूजिंग बेस थ्योरम PE1 बाई A। ओके बच्चों, PE1 बाई A कैसे निकालेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। PE1 इंटू PA बाई E1 डिवाइड में अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी PE1 इंटू PA बाई E1, PE2 इंटू PA बाई E2। ओके, अब इनकी वैल्यूज पुटअप कर दो। PE1 हमारा आया 1/4 इंटू PA बाई E1 आया 22 अपॉन 425 डिवाइड बाई, ये तो सेम नंबर है, 1/4 इंटू 22 अपॉन 425 प्लस PE2 हमारा आया 3/4 इंटू PA बाई E2 हमारा आया 26 अपॉन 424। अच्छा, अब ध्यान से देखो कि जो हमारे अपॉन के नंबर है तीनों केस में इक्वल है, तो तीनों नंबर हटा दो, इजी कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई कर दो, ये कहने का मतलब, तो ऊपर 22 बचेगा, नीचे 22 बचेगा, प्लस 3 की 26 में इंटू करो 78 आएगा, तो 22 अपॉन दोनों को ऐड करो 100 हो गया। अगर डिवाइड करोगे 2 से कैंसिल आउट कर दो तो 11/50, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, लास्ट के 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना।
थोड़ा लॉजिक लगेगा। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 4/5 है। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आप बताओ। 1 में से सच बोलने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम माइनस कर दें तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, मैंने बताया क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। ये कंडीशन मेंशन नहीं है। ओके बच्चों, एक कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का उछाला जाता है। एक रिपोर्ट्स कहती है कि ए हेड अपीयर्स। सिक्के पे तो भाई एक हेड आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, ठीक है, या तो हेड आएगा या नहीं आएगा, बट इसने हमें मेंशन किया कि एक हेड आया। प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड इज, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वास्तव में हेड था। तो वास्तव में हेड हो या रियलिटी वैसे इमेजिन में हेड हो सकता है, ठीक है, पर वो होगा कैसे, अब हमें ये देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, पहले लेट कर लो इवन सच दैट ए स्पीक्स ट्रूथ। ये सच बोलता है भाई, वो जब सच बोला तो झूठ भी तो बोलता होगा वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी कंडीशन, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है, 1 तो नहीं है, तो झूठ भी तो बोलता है कहीं ना कहीं। तो E2 हमारा आएगा ए स्पीक्स फॉल्स। ओके, तो Pe1 हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना है 4/5। तो Pe2 या डोंट स्पीक ट्रूथ भी लिख सकते हो, 1 - 4/5, तो 1/5 आया। ठीक है बच्चों, अब देखो हेड आने को बोला ना उसने, लेट कैपिटल ए बी द इवेंट दैट ए हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। सिक्के पे क्या आता है, हेड आता है। तो PA/E1, देखो अगर वो सच बोलेगा, मैंने सिक्का उछाला, ए मैं हूं, मैंने सिक्का उछाला, मैं सच बोलता हूं कि हेड आया, तो वास्तव में हेड आया, क्योंकि मैंने सच बोला ना, तो इसीलिए हेड आया। तो A/E1 हो गया। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी सिक्के पे 1/2 बनेगी। अभी PA/E2, E2 का मतलब है कि ए स्पीक्स फॉल्स। ए ने सच नहीं बोला, ए स्पीक डोंट स्पीक ट्रूथ। ओके, अभी मैं ए हूं, अभी मैंने झूठ बोला है, हेड आया। भाई झूठ बोला फिर भी तो हेड आया ना, या नहीं आया, क्योंकि उसने तो ये बोला ना, ए हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। सच बोलने पे भी झूठ हेड आ रहा है और झूठ बोलने पे भी हेड आ रहा है, क्योंकि उसने एक वर्ड यूज किया हुआ एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब वास्तव में हेड आया होगा। तो वास्तव में हेड कब आया होगा, जब उसने सच बोला होगा, और झूठ में भी सच आया होगा। तो यहां पे PA/E2 का मतलब होगा 1/2 हेड आना। ओके बच्चों, अब उसने बोला प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक्चुअली देयर वाज हेड इज। एक्चुअली देयर वाज हेड का मतलब क्या है, उसने सच बोला होगा कि हेड आया, तो सच बोलने की कंडीशन में हेड निकालना है। ए स्पीक्स ट्रूथ E1 और हेड की प्रोबेबिलिटी A/E1 में 1/2। तो बेज थ्योरम के आधार पे हमें PE1/A निकालना पड़ेगा। यूजिंग बेज थ्योरम क्या कैलकुलेट करना है हमें, PE1/A। ओके बच्चों, तो यहां पे PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। इनकी वैल्यूज पुट अप करो। PE1 4/5 इंटू हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो दोनों केस में 1/2 है, अपॉन 4/5 इंटू 1/2 प्लस PE2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी हमारी 1/5 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अभी देखो अपॉन में सभी के 10 आया, 10 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 4 आएगा और 4 + 1 आएगा। तो कितना आंसर आया इसका 4/5। क्वेश्चन आ गया बच्चों समझ में। अच्छा, अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 भी समझेंगे, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का MCQ का क्वेश्चन है। MCQ का क्वेश्चन आपके उसमें शायद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन एक्सरसाइज करा रहा हूं तो पूरी करानी है।
इसमें बोला ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए और बी हमारे दो इवेंट्स ऐसे हैं सच दैट ए सबसेट बी। आपने भाई 11th क्लास में पढ़ा है कि ए सबसेट बी होता है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए के होगा। कैसे होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ए सेट हमारा 1,2 है। देखो इसने बोला ए जो है वो सबसेट है बी का, दैट मीन्स ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे। तो ए के एलिमेंट 1 2 है तो ये बी में होंगे। बी में हो सकता है कोई फालतू एलिमेंट भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ध्यान से, ए के सभी एलिमेंट बी में है तो ए जो है वो सबसेट बन गया किसका, बी का। अब जरा ए इंटरसेक्शन बी निकालो। अभी देखो दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 1,2 और 1,2 किसके इक्वल है, ए के। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल बना, हमारा ए के इक्वल बना, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल बना, ए के इक्वल बना। देखो जब दोनों इवेंट इक्वल बनेंगे तो दोनों की प्रोबेबिलिटी भी इक्वल बनेगी। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल बनेगा, पी ए के। ओके, अभी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बन गया पी ए के। ओके, ये हमारी कंडीशन के आधार पर था। अब हमें इसमें से तो कोई भी केस दिखाई नहीं दे रहा इस टाइप का है, तो हमें इनके ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा ट्रू होगा और कौन सा फॉल्स होगा। ओके, अभी जैसे ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में हमें लिखा है पी ए बाई बी। राइट हैंड साइड बाद में लेंगे, पहले पी ए बाई बी का फार्मूला यूज करो, कंडीशनल 13.1 में हम पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है बच्चों, अभी ध्यान दो, यहां पे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, पी ए के। तो यहां पे हमारा नंबर क्या बनेगा, पी ए अपॉन पी बी। लेकिन ये केस तो हमारा पी बी अपॉन पी ए है, और आया क्या हमारा केस, पी ए अपॉन पी बी। तो ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ओके बच्चों, अभी यहां पे बी ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी लेस देन पी ए। अब देखो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी तो हमने लिखी है, अब वो पी ए से लेस देन कैसे होगी। आप कोई भी इवेंट लेके चलो तो जो यहां पे इवेंट लिखा होता है, जैसे अपॉन में पी बी है, इक्वल पी ए अपॉन पी बी। ठीक है बच्चों, अब कोई भी प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 तो होती नहीं है, कोई भी प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 नहीं होगी, तो इसकी वैल्यू, ये प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन 1 कह रहा है, तो पी ए बाई बी जो है हमारा वो लेस देन 1 हो सकता है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। अब पी ए बाई बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी ए बाई पी बी, पी ए अपॉन पी बी लेस देन 1 बनेगा, तो पी ए लेस देन पी बी बनेगा ना। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे कह रहा है ये पी ए लेस देन है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी जब ये कम है तो इसके अकॉर्डिंग तो पी ए मोर देन होनी चाहिए ना पी ए बाई बी से, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट होगा। अब बचा हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मोर देन इक्वल बोला ना, पी ए बाई बी मोर देन पी ए। ओके बच्चों, इसको अगर मैं सोल्व करने लगूं तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी मोर देन इक्वल पी ए। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई लेके जाऊं, ये मल्टीप्लाई इधर चली जाएगी हमारी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी मोर देन इक्वल पी ए इंटू पी बी बनेगा, मोर देन इक्वल पी ए इंटू पी बी। अगर मैं पी बी को इधर लेके आता हूं अपॉन में, तो पी इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी मोर देन किससे बनेगा, पी ए से। तो ये हमारा पी ए बाई बी बन गया, मोर देन किससे इक्वल किससे बनेगा, पी ए से। अभी देखो ध्यान से, ये केस और ये केस एक जैसा हो गया, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है, आंसर है इसका, वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट जरूर करें। मैंने नोट किया है कि कोई बच्चा मेरी वीडियो पे अभी कमेंट नहीं कर रहा, लाइक नहीं कर रहा, शेयर नहीं कर रहा, सब्सक्राइब भी कम कर रहे हैं। भाई अगर वीडियो अच्छी लगे, मैं तो यही कह सकता हूं, तो लाइक भी करे, शेयर भी करे,
और सब्सक्राइब भी करें। बाकी समझ में नहीं आता तो आपकी मर्जी है, करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ओके बाय।